हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत कालीन जो विभिन्न वंश थे, यानी पांचों वंश जो हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी सैनिक व्यवस्था, इसकी स्थापत्य कला, इन सब के बारे में भी क्रमानुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली इस वीडियो में जो हम लोग सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि सल्तनत कालीन जो साहित्य थे, उनके जो रचनाकार है, उनसे जुड़ी प्रमुख बिंदु जो है वो सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सल्तनत काल जो था, वहाँ की जो भाषा यानी राजभाषा क्या थी। तो सल्तनत कालीन जो राजभाषा है दोस्तों, वह फ़ारसी थी। यानी सल्तनत कालीन राजभाषा फ़ारसी थी। यानी कि सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, उन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है फ़ारसी को संरक्षण दिया। हालांकि उस काल में हिंदी का भी थोड़ा बहुत विकास देखने को मिलता है, क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, वह जो है उसकी रचना जो है हिंदी में की गई है। और जो अमीर खुसरो है, ये अमीर खुसरो जो इस यानी सल्तनत कालीन प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, तो उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो हिंदी है वह कहीं से भी फ़ारसी से कम नहीं है। यानी कि इससे भी प्रश्न कई बार जोड़ करके पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किन का है। तो ये स्टेटमेंट जो है, यानी कि हिंदी जो है कहीं से भी फ़ारसी से कम नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है अमीर खुसरो को दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो है हिंदी की शुरुआत जो कहिए, आरंभ जो कहिए, वह उस काल में होना प्रारंभ हो गया था। किंतु संस्कृत का अगर हम लोग बात करें, संस्कृत भाषा की अगर हम लोग बात करें, तो संस्कृत भाषा का उस काल में जो है, यानी किसी भी सल्तनत कालीन शासक के द्वारा जो है संस्कृत को संरक्षण नहीं दिया गया था। इसके विस्तार, इसके विकास का कहीं से भी कोई उदाहरण जो है सल्तनत काल में नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे इस काल के जो हिंदू शासक थे, उनके शासनकाल में संस्कृत का कुछ यानी कि कुछ विकास, कुछ यूज़ उस काल तक हो रहा था। किंतु सल्तनत कालीन शासकों के शासनकाल में संस्कृत को बिल्कुल भी जो है बढ़ावा नहीं दिया गया था। यहाँ की मूल भाषा जो है आपकी, यानी राजभाषा जो थी, वह फ़ारसी ही थी। और जितनी भी पुस्तकों की रचना की गई है, यानी जितनी भी साहित्य की रचना की गई है इस काल में, वो सारे के सारे जो है लगभग फ़ारसी में ही लिखे गए हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे जो प्रमुख साहित्य है इस काल के, यानी सल्तनत कालीन जो प्रमुख साहित्यकार है, उनसे जुड़ी जो रचनाएं हैं और उनसे जुड़े जो मुख्य बिंदु है, उन सब पर बातें करते हैं, क्योंकि इन सब से प्रश्न अक्सर जो एग्ज़ाम्स में जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है हसन निजामी के बारे में जानेंगे। और ये हसन निजामी जो है दोस्तों, यह ऐबक के दरबार में रहते थे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक कहिए, उसको सल्तनत काल का संस्थापक कहिए या तुर्क शासन का संस्थापक कहिए, यह ऐबक ही रहते हैं। तो इनके दरबार में, यानी ऐबक के दरबार में ये हसन निजामी रहते थे। और उनकी जो रचना है ताज उज मासिर थी। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये ताज उज मासिर से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल और उनके जीवन से संबंधित बातों की जो जानकारी मिलती है, ये ताज उज मासिर से, जो कि हसन निजामी की रचना है। वहीं जो अगले साहित्यकार है वह है मिन्हाज उज सिराज। और इस मिन्हाज उज सिराज की जो रचना है प्रमुख, वह है तबकाते नासिरी। और ये तबकाते नासिरी जो मिन्हाज उस सिराज की रचना है, तो ये मिन्हाज उस सिराज जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में इनको संरक्षण मिला था। यानी कि ये उनके दरबार में रहते थे। यानी ये जितने भी यानी साहित्यकार थे, उनको जो है मूल रूप से किसी न किसी सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा जो संरक्षण दिया गया था। तो इस मिन्हाज उस सिराज को जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है तबकाते नासिरी। अगले जो प्रमुख साहित्यकार है वे जियाउद्दीन
बर्नी माने जाते हैं। और यह जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर के यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक ये रहते हैं। और इनके द्वारा जो प्रमुख रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहानदारी। तो ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है दोस्तों फ़िरोज़ शाह के जीवन से संबंधित बातों की जानकारी मिलती है। और फतवाए जहानदारी से भी जो है तुगलक वंश के शासनकाल या उसके शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ज़ियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख रचना है और इसको VVI के तौर पर रखिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए। हालांकि जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, इन सबसे प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में जोड़ करके पूछे जाते हैं। अगले जो साहित्यकार है, इसको साहित्यकार नहीं कह सकते, ये शासक थे। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक वंश के शासक थे और इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है फुतूहाते फ़िरोज़ शाही। तो ये फ़िरोज़ शाह से संबंधित 2 पुस्तकें, एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि बर्नी के द्वारा लिखी गई है, वहीं जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा जो खुद की यानी उसकी आत्मकथा लिखी गई है वह फुतूहाते फ़िरोज़ शाही है। तो दोस्तों इस काल में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो इसको भी VVI तौर पर रखिए। अगले जो है साहित्यकार वह इब्न बतूता है। और ये इब्न बतूता है जो एक यानी यह भारत की यात्रा पर आए रहते हैं। यह एक मोरक्को यात्री रहते हैं, यानी यह मोरक्को का यात्री रहता है और भारत की यात्रा पर यह आया रहता है। तो भारत में जो कुछ भी यह देखता है, जो कुछ भी महसूस करता है, उस सब को यह यानी ये एक यात्रा वृत्तांत है। किताब उल रहला, कहीं कहीं सिर्फ रहला नाम से भी यानी दिया रहता है और कहीं कहीं किताब उल रहला दिया रहता है। तो ये पुस्तक की रचना जो है आपका इब्न बतूता के द्वारा किया जाता है और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह यानी जब भारत आता है तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह रहता है और यह एक मोरक्को यात्री रहता है। दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, यह सल्तनत कालीन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बादशाह माना जाता था। तो इसके दरबार में ये रहते थे इब्न बतूता। अगला जो साहित्यकार है यह है याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और याह्या बिन अहमद सरहिंदी की जो प्रमुख रचना है वह तारीख़ मुबारक शाही है। और ये याह्या बिन अहमद सरहिंदी की जो ये तारीख़ मुबारक शाही है, इससे सैयद वंश की जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश जो सल्तनत काल का चौथा वंश रहता है, इसका एकमात्र यानी इसकी एकमात्र जानकारी का स्रोत ये तारीख़ मुबारक शाही है, जो कि याह्या बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार इससे प्रश्न है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगले जो साहित्यकार है वह है ख्वाजा इसामी। और ये ख्वाजा इसामी जो है दोस्तों, ये फुतूह उस सलातिन की यानी इनकी द्वारा जो रचना है वह फुतूह उस सलातिन है। और ये फुतूह उस सलातिन में दोस्तों जो है गजनवी से लेकर के तुगलक वंश तक के इतिहास का यानी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यानी मोहम्मद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ को लूटता है, यानी उस गजनवी के बारे में आरंभ करता है, यानी उसके गजनवी से आरंभ होता है। और ये तुगलक वंश यानी तुगलक वंश तक जो है इसमें जानकारी दी गई है फुतूह उस सलातिन में। और इसके जो रचनाकार है वह है ख्वाजा इसामी। और सबसे जो प्रमुख इस सल्तनत कालीन साहित्यकार है वे अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो से रिलेटेड कई प्रश्न हैं, कई तथ्य है जिनको जोड़ करके जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं से पहले हम लोग जो है इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो अमीर खुसरो है दोस्तों, इसका जन्म जो है आपका 1253 में उत्तर प्रदेश में होता है। और ये 1253 में इनका जन्म होता है। और यह जो है पहला
ऐसा मुस्लिम व्यक्ति होता है जो खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान कह के जो है गौरवान्वित करता है। यानी इस काल में होता था क्या दोस्तों कि जितने भी मुसलमान होते थे तो वो खुद को है जो तुर्की मुसलमान कह के गौरवान्वित करते थे। यानी तुर्क मुसलमान का अर्थ होता था कि उच्च कुल का, किंतु यह पहला ऐसा मुसलमान रहता है जो खुलेआम ये कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे हिंदुस्तानी होने में मतलब मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो ये पहला शासक है आपका यानी कि अमीर खुसरो। ये हिंदुस्तानी मुसलमान और तुर्क मुसलमान के अंतर को की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तानी मुसलमान उन्हें कहा जाता था, यानी कि इनके जो पूर्वज होंगे वो हिंदू होंगे, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है दोस्तों वह भारत का तो था ही नहीं, वो तो अरब में इसका यानी इस्लाम धर्म का उदय अरब में होता है। और भारत में जो विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं यानी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, यानी ये सब जो भी आए उनके द्वारा जो है इस यानी मोहम्मद गौरी प्रमुख कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही जीता हुआ क्षेत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। तो ये जितने भी थे तुर्क यानी बाहरी थे, तो इस वजह से जो हिंदुस्तानी मुसलमान जो खुद को कहते थे तो उनका उसका अर्थ होता था कि इनके पूर्वज पहले हिंदू रहे होंगे। तो उस काल में होता था क्या कि ज़बरदस्ती भी और अन्य कारणों से भी जो हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। तो इनके पूर्वज यानी जो अमीर खुसरो है, इनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे और बाद में जो है इस्लाम धर्म कबूल करके ये लोग मुस्लिम बन गए। तो इस वजह से जो यह खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान कहते थे। और इस हिंदुस्तानी मुसलमान कहला कर के गौरवान्वित करने का जो प्रथम कार्य है यानी प्रथम व्यक्ति जो है यह अमीर खुसरो ही रहते हैं। और ये अमीर खुसरो जो है दोस्तों बलबन से ले कर के मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है इनका शासन यानी इन सबका शासनकाल वो देखते हैं। कहा जाता है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी बलबन से लेकर के जो गुलाम वंश का रहता है शासक, बीच में खिलजी वंश आता है, इसके सारे शासकों का काल वह देखता है। और उसके बाद तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का भी शासनकाल वह देखता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये इसने जो है 7 सुल्तानों का काल देखा है। दोस्तों ये इतना मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। मान लीजिए कि अभी हम लोग प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्री को ले लीजिए, 5 साल का उनका शासनकाल होता है, और अगर बीच में भंग हो गया अगर लोकसभा या विधानसभा तो शासनकाल और भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति आराम से कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का शासनकाल देख सकता है। तो उस काल में क्या होता था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका शासनकाल 1206 में आरंभ होता है और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं रज़िया सुल्तान की अगर हम लोग बात करें तो 1236 में वह शासिका बनती है और 1240 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ऐसे शासक थे जिनका शासनकाल बहुत कम समय तक चला था। तो इसी प्रकार जो है ये अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का काल देखते हैं। इससे भी प्रश्न कई बार जोड़ करके पूछा जाता है। और इनके द्वारा जो सितार और तबला का आविष्कार किया गया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि सितार और तबला का आविष्कारक कौन है, तो ये अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। इसके द्वारा जो है कव्वाली जो आज हम लोग इस्लामी शैली में इस्लाम धर्म में जो कव्वाली की प्रथा देख रहे हैं, इसका भी जो आरंभ है इस्लाम यानी कि इस अमीर खुसरो के द्वारा ही इनके द्वारा ही कराया जाता है। यानी सितार तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो जी ही है और कव्वाली के आरंभकर्ता भी आपके अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। और इन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। तो कई बार इनसे जोड़ करके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि तूतिए हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो यह जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो चूँकि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है, तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि यानी अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, तो ये इसका आंसर देना आसान नहीं होता है। तो आइए हम लोग जो है इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
तो इनके द्वारा दोस्तों बहुत सी रचनाएं की गई है, किंतु सारा को हम लोग नहीं रखे हैं। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य है, यानी कुछ रचनाएं हैं जिनसे कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन सब को ही मैंने शामिल किया है। तो इनकी पहली जो रचना है वह है किरान इस सादेन। उसके अलावा मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह और नूर सिपेहर, सीरी फरहाद, लैला मजनू और तुगलकनामा और आशिका, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे जोड़ करके जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि सल्तनत कालीन साहित्यकार कौन कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या है। तो पहले हसन निजामी है, ये हसन निजामी की ताजुस मासिर उनकी रचना है जो कि ऐबक के दरबार में रहते थे। दूसरे जो है ये मिनहाज उस सिराज है जो तबकाते नासिरी की रचना करते हैं, और ये जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में इनको संरक्षण मिलता है। वहीं जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फुतुवा यानी फुतवा जहानदारी की रचना करते हैं, और यह जो है फ़िरोज़ शाह से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक ये रहते हैं। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक इनकी जो रचना है वह है आपका फुतुहाते फ़िरोज़ शाही जो कि आत्मकथा है। वहीं इब्न बतूता जो कि किताबुल रहला की रचना करते हैं जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते हैं। यह एक मोरक्को यात्री रहता है। वहीं याह्या बिन सरहिंदी की रचना है तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें कि सैयद वंश की एकमात्र जानकारी मिलती है। और उसके बाद हमने आपका ख्वाजा सामी की रचना फुतुह सलातीन देखा जो गजनवी से, जिसमें तुगलक वंश तक का इतिहास मिलता है। उसके बाद अंत में हमने अमीर खुसरो के बारे में और उनके साहित्य के बारे में जाना। दोस्तों ये थे कि सल्तनत कालीन साहित्य जिनसे कि अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यानी इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लासेस में मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुग़ल कालीन शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये सल्तनत काल से रिलेटेड जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो सेट्स है उसके भी जो है PDF वाले वीडियो जो है लगातार जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो यानी कि सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप लोग वो PDF वाले वीडियो भी ज़रूर देखें। तो उससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर रंग मिलेंगे और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में कामयाब होंगे। तो अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।